हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे डिजीज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो डिजीज या बीमारी क्या है या रोग क्या है? रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति से पलायन ही रोग कहलाता है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा शरीर ईज में नहीं होता है तो वो डिजीज है, अर्थात आराम नहीं है हमारे शरीर को, तो मतलब हम रोगग्रस्त हैं। यह मानव शरीर का एक ऐसा परिवर्तन है जो महत्वपूर्ण कार्यों में, शारीरिक और फिजियोलॉजिकल कार्यों में बाधा डालता है। अब हम देखते हैं कि बीमारी या रोग की परिभाषा क्या हो सकती है। तो वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार रोग को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जो शरीर या हमारे दिमाग को सामान्य रूप से काम करने से रोकता है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शरीर या शरीर के किसी अंग या अंग की स्थिति जिसमें उसके कार्य बाधित होते हैं या विक्षिप्त होते हैं, इस रूप में उसे हम परिभाषित करते हैं, रोग या बीमारी को। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन, यानी बीमारी का कारण के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। जिस प्रकार हमने जाना, पढ़ा पहले की क्लासों में कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में कि उनका लगातार इवोल्यूशन हुआ, वैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेज का भी इवोल्यूशन हुआ। 19वीं शताब्दी से पहले रोग को का एक अलौकिक सिद्धांत होता था जिसे हम सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज कहते हैं। उसके अनुसार ये स्वीकार किया जाता था कि बीमारी या तो भगवान के श्राप देने से होता है, देवों के श्राप देने से, या बुरी शक्तियों के कारण बीमारी होती है। तो लोग क्या करते थे कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रेयर्स, प्रार्थना आदि किया करते थे, और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए जादू टोना का सहारा लेते थे। 19वीं शताब्दी में थोड़ा ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज आई। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज आमतौर पर इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि 1-to-1 रिलेशनशिप होता है रोग कारक एजेंट में और मनुष्य में। अर्थात रोग कारक एजेंट प्रेजेंट है, मनुष्य प्रेजेंट है, तो दोनों का इंटरेक्शन होगा और डिजीज हो जाएगी। बाद में इसमें भी काफी कमियां पाई गई, इसलिए एक नई अवधारणा विकसित हुई, नया कॉन्सेप्ट विकसित हुआ जिसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इसके अनुसार 3 चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी बीमारी को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो इस प्रकार है: होस्ट, एनवायरनमेंट और एजेंट। यानी किसी भी बीमारी को होने के लिए तीनों की उपस्थिति आवश्यकता होती है। एक होस्ट यानी मनुष्य भी होना चाहिए, एक पैथोलॉजिकल एजेंट होना चाहिए, और एक एनवायरनमेंट सूटेबल हो जिससे वो इन्फेक्शन मनुष्य को लग सके। उसके बाद कुछ चेंजेस और आए, इवोल्यूशन हुआ और मल्टीफैक्टोरल कॉजेशन की अवधारणा विकसित हुई। इस अवधारणा के अनुसार कई रोग ऐसे होते हैं जिनके कई कारक होते हैं रोगों के, और एजेंट शब्द को परिवर्तित करके कॉजेटिव फैक्टर्स के रूप में जाना जाने लगा। यह अवधारणा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनके लिए काफी सटीक साबित हुई, काफी अच्छी तरह से उसने इस कारकों की व्याख्या की गई इस कॉन्सेप्ट में, और स्पेशली उन बीमारियों के लिए जहां पर कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता है बीमारी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद फाइनली आया वेब ऑफ कॉजेशन। इसमें वेब ऑफ कॉजेशन या कारणों के जाल को समझाया मैकमोहन, पू और एप्सन ने, और ये सुझाव दिया कि कई कारक यदि उपस्थित होते हैं तो इनकी लीनियर रिएक्शन किसी बीमारी को प्रोड्यूस करने में पॉसिबल नहीं होती है। वहां एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, सब में एक जाल सा बनता है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ऐसा, तो उससे वो बीमारी प्रोड्यूस होती है। और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टाइप का वो जाल या वेब बनता है। तो इसे हम समझ सकते हैं वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ कार्डियक डिजीज। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये हार्ट डिजीज है तो इसमें कोई भी लीनियर कॉजेशन नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उनका आपस में भी इंटरेक्शन है। जैसे स्ट्रेस है तो डाइट चेंज हो जाएगी, डाइट चेंज होने से ओबेसिटी बढ़ जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जेनेटिक फैक्टर से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक
जो हार्ट डिजीज है वो हो सकती है, या फिजिकल एक्टिविटी चेंज होने से हाइपरटेंशन हो सकता है, वो हार्ट डिजीज को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस प्रकार ये कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम बनता है जिसे हम वेब ऑफ कॉजेशन कहते हैं। अब आ जाता है कि रोग एजेंट क्या है, या पैथोलॉजिकल एजेंट हम किसे कहेंगे। रोग एजेंट एक मटेरियल या पदार्थ है जो जीवित या निर्जीव दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति या उसकी कमी बीमारी प्रोड्यूस कर सकती है। रोग एजेंट विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किए गए हैं, जैसे जैविक एजेंट, रासायनिक एजेंट, भौतिक एजेंट, पोषक तत्व एजेंट, यांत्रिक एजेंट और सामाजिक एजेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट जीवित कारक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ आदि। केमिकल एजेंट्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जो एंडोजीनस भी हो सकते हैं और एक्सोजीनस भी हो सकते हैं, और जो रोग पैदा कर सकते हैं, जैसे कुछ एसिड्स हैं, बेसेस हैं, मेटल्स हैं, एक्सेट्रा। फिजिकल एजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ये सब अगर इनका लंबे समय तक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एक्सपोजर हो तो बीमारी प्रोड्यूस हो सकती है। मैकेनिकल एजेंट में आते हैं घर्षण या मैकेनिकल जो रिपीटिशन मूवमेंट होती हैं, दबाव कंटिन्यूअस, या अन्य यांत्रिक बलों के कारण होने वाली कोई भी प्रॉब्लम। ये ज़्यादातर एक्सीडेंट्स या जो चोट लगना, वो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं। ज़्यादातर ये जो बीमारी होती है वो मैकेनिकल एजेंट के कारण होती है, और कई बार ये इतनी सीवियर हो सकती है कि डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट में ज़्यादातर जो पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं, और किसी भी चीज़ की कमी, चाहे वो विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, इनकी कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं न्यूट्रिएंट एजेंट से। सोशल एजेंट कोई भी सोशल एक्टिविटी, सोशल एविल्स स्पेशली, जैसे पॉवर्टी, धूम्रपान, नशीली दवाओं का सेवन, शराब का सेवन, ये सब, और जो जीवन शैली है वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और बीमारी का कारण बन सकती है। उसके बाद कुछ स्पेशल टर्म्स आती हैं डिजीज से संबंधित, वो भी हमें जानना चाहिए, जैसे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है, कई बार एग्जाम में या वाइवा में पूछा जा सकता है। तो संक्रमण को शरीर में रोगजनक जीवों के प्रवेश और उनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? नोजोकोमियल संक्रमण होता है कि जो पैथोजन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो और वहां से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, तो इसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे अस्पताल से प्राप्त इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? किसी भी इन्फेक्शन के जो पॉजिटिव एजेंट है उसके शरीर में एंट्री और उसके लक्षण दिखने तक का जो समय है, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड या उष्मायन अवधि कहते हैं। विंडो पीरियड क्या है? हमारे शरीर में रोगजनक जीवों की एंट्री, पैथोजेनिक एजेंट की एंट्री और डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा उसका पता लगाना के बीच का जो समय है, उसे हम विंडो पीरियड कहते हैं। नॉर्मली जब शरीर में हमारी जो अपने पैथोजेंस प्रवेश करते हैं तो एंटीबॉडीज बनते हैं, और इन एंटीबॉडीज की आइडेंटिफिकेशन के द्वारा हम डिजीज का पता लगा लेते हैं। तो ये जो पीरियड होगा इसे हम विंडो पीरियड कहेंगे, और ये अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग होता है। इंक्यूबेशन पीरियड भी अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग होता है। एंडेमिक क्या है? एंडेमिक डिजीज होता है कि किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र या कम्युनिटी के भीतर कोई बीमारी जो सामान्य रूप से उनके केसेस होते हैं, तो उसे हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी की सामान्य रूप से होने वाली बीमारी एंडेमिक बीमारी कहलाती है। एपिडेमिक क्या है? किसी भी दिए गए क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर समय पर एकदम से केसेस की संख्या बढ़ना एपिडेमिक कहलाता है। उसके बाद आता है पेंडेमिक। जब बहुत बड़े एरिया में कोई एपिडेमिक या महामारी फैल जाती है तो इसे हम पेंडेमिक कहते हैं, जिसमें विश्व के कई देश इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अभी जो कोविड-19 जो डिजीज आई है वो पेंडेमिक की कैटेगरी में शामिल है। उसके बाद आता है हाइपर एंडेमिक डिजीज।
एक ऐसी बीमारी जो किसी विशेष क्षेत्र में उच्च व्यापकता दर में लगातार एंडेमिक रहती है, उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसे हम हाइपर एंडेमिक डिजीज कहते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। इस ब्लॉगस्पॉट पर आपको नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं है। जब चाहें तब पढ़ें। इसी प्रकार आप फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।